चलो दोस्तों, आज हमारा नया इंड एस है। इंड एस 36 हम स्टार्ट करते हैं आज। सही है सर? सही है तो हो जाओ रेडी। सर वी आर रेडी। आर यू रेडी? 1 सेकंड। सर वी आर रेडी। चले जी। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। सर इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब तो पता है। इम्पेयरमेंट मतलब होता है वैल्यू कम होना, वैल्यू रिड्यूस होना, वैल्यू रिड्यूस होना। सही है। किस वजह से कम होना अभी बता रहे हैं। चलो देखो इधर, ध्यान रखो इधर। ये हमारा बैलेंस शीट है। टी फॉर्म में ये इसमें हमारा कोई एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी, जिसका वैल्यू है चलो 10 लाख। इसका वैल्यू है 10 लाख। सही है सर? सही है। देखो हमारे बैलेंस शीट में ये जो एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी, ये जो एसेट है हमारे बैलेंस शीट में, ये क्यों है? ये प्लांट एंड मशीनरी जो हमारे इसमें है बैलेंस शीट में क्यों है? इसका क्या पर्पस है? क्यों है ये हमारे बैलेंस शीट में? ये एसेट इसीलिए है ताकि ये हमें कैश फ्लोज दे, ताकि इससे हमें कैश आ जाए, कैश इनफ्लो आ जाए इस प्लांट एंड मशीनरी से। अब यहां मैंने 10 लाख वैल्यू ले लिया। ये प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ का भी हो सकता है, 100 करोड़ का भी हो सकता है। ठीक है, तो वैल्यू पे ना जाएं, मुद्दे मकसद पे जाएं। हमारे बैलेंस शीट में ये प्लांट एंड मशीनरी इसीलिए एसेट होता है ताकि हमारी बिजनेस को ये कैश इनफ्लोज ला के दे। सही है सर? सही है। ये देखिए, अब अगर हम कैलकुलेट करेंगे इस प्लांट एंड मशीनरी की जो लाइफ है वो फिक्स्ड होती है। सपोज लाइफ है 10 इयर्स। सही है, तो 10 इयर्स के बाद ये एसेट खत्म होगा, जीरो होगा। इसकी लाइफ फिक्स्ड है। सही है। अब जो ये 10 इयर्स में हमें कैश इनफ्लोज देगा, मतलब कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस से पढ़ लेना। अब जो ये 10 इयर्स में हमें कैश इनफ्लोज दे रहा है, ये देखो, अब अगर हम 10 इयर्स के कैश इनफ्लोज ये बिजनेस को दे रहा है, सपोज वो 10 इयर्स के टोटल अमाउंट है 8 लाख। क्या ये एसेट सही जा रहा है? हमने तो वैल्यू इसका दिखाया है 10 लाख, लेकिन ये हमें 10 इयर्स में कैश टोटल देता है 8 लाख। तो क्या हमने इस एसेट को हमने ओवर वैल्यू नहीं किया है बैलेंस शीट में? तो जो ये हमारा एसेट है बैलेंस शीट में, हम इसका जो है कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे, कैश इनफ्लोज देखेंगे कितना देगा ये अपनी लाइफ में हमें कैश। अगर वो 8 लाख है तो हमने बैलेंस शीट में एसेट को ओवर वैल्यू किया है। अगर वो आ रहे हैं सपोज 12 लाख, तो हमने बैलेंस शीट में वैल्यू अंडर वैल्यू नहीं किया है, सही दिखाया है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट 10 लाख ही है
अब हम यहाँ 12x बता के ये नहीं बोल सकते हैं कि इसका 12x ये करो, नहीं, हम ये बताएंगे कि चलो ये 12x हमें ला के दे रहा है, 10 लाख का एसेट तो बढ़िया है, सही है, वैल्यू 10 लाख फिर सही है। अब अगर ये 8 लाख ही हमें ला के दे रहा है तो इसका मतलब है हमने जो इस एसेट को है ओवर वैल्यू किया है। कितना ओवर वैल्यू किया है हमने? 10 लाख माइनस 8 लाख। हम करेंगे 10 लाख माइनस 8 लाख इज इक्वल टू 2 लाख जो है हमने ओवर वैल्यू किया है। और ये जो 2 लाख है इसी को हम कहते हैं इंपेयरमेंट लॉस। वैल्यू कम होना, इधर रिड्यूस होना, वैल्यू कम होना, इंपेयरमेंट मतलब वैल्यू कम होना। इसी 2 लाख को हम क्या कहेंगे? इंपेयरमेंट लॉस। और एसेट को दिखाएंगे 8 लाख पे ही। सही है सर? सही है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ध्यान रखो। ये हमारा बैलेंस शीट है। इसमें हमारा प्लांट एंड मशीनरी है 10 लाख। ठीक है। कैश इनफ्लोज हमने चेक किया, हम मान के चल रहे हैं 8 लाख है। लाइफ कितनी है? 10 इयर्स है। कैश इनफ्लोज 8 लाख हो गया। एक हमने देखा कैश कितना देगा ये हमें लाके। ठीक है। ये कैश हम 10 इयर्स का देखते हैं, उसका प्रेजेंट वैल्यू आज को हम लाते हैं। ठीक है। सपोज अभी आप मान के चलो 8 लाख है। ठीक है, सही है। सेकंड क्या है? क्योंकि ये तो कम आ रहा है वैल्यू, कम कैश इनफ्लोज देख रहा है, तो हम सेकंड क्या देखेंगे? अगर हम इस एसेट को सेल आउट करेंगे तो हम देखेंगे नेट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा? अगर हम इसको सेल आउट ही कर दें तो नेट सेलिंग प्राइस हमें कितना मिलेगा? तो नेट सेलिंग प्राइस हमें आ रहा है सपोज 9 लाख। नेट सेलिंग प्राइस हमें सपोज मिल रहा है 9 लाख। ये जो 8 लाख और 9 लाख है इसको हम कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट यानी हम इस एसेट से कितना रिकवर कर सकते हैं, कितना रिकवर कर सकते हैं। अगर हम कैश इनफ्लोज देखेंगे तो वो 8 लाख है। अगर हम नेट सेलिंग प्राइस इसका देखेंगे, नेट सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस जो उसको सेल आउट करने में लगेंगे, तो वो हमें मिल रहे हैं 9 लाख। तो जब हमें रिकवर देखना होता है कितना होगा, रिकवर कितना होगा, हम कम वाला ले लेंगे या बड़ा वाला ले लेंगे, लो वाला लेंगे या हायर वाला लेंगे, हमें कितना रिकवर होगा। सही है। तो हम हमेशा उस टाइम पे हायर वाला लेते हैं। कितना रिकवर होगा इन दोनों में से हायर, कैश इनफ्लोज और नेट सेलिंग प्राइस दोनों में से हायर, हमें इतना रिकवर होगा इस एसेट में से, तो इसको हम बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट, इस एसेट से कितना हम रिकवर कर सकते हैं जो हमारी बैलेंस शीट में है। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये बैलेंस शीट में हमारे ये एसेट है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू। कैरिंग अमाउंट मतलब जो बैलेंस शीट में कैरी कर रहा है। दूसरा नाम अगर बोलेंगे तो बुक वैल्यू। हमारे बुक में क्या वैल्यू है इसका, हमारे बैलेंस शीट में क्या वैल्यू है। तीसरा नाम अगर बोलेंगे तो WDV, रिटन डाउन वैल्यू। तो जो ये 3 नेम्स है, कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, ये एक ही नाम है। इसका मतलब होता है बैलेंस शीट में क्या वैल्यू है,
कैरिंग अमाउंट मतलब ये बैलेंस शीट में कितना वैल्यू कैरी कर रहा है। बुक वैल्यू मतलब भी होता है बैलेंस शीट में वैल्यू कितना है। तो ये 10 लाख है कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू। और ये जो है ये 8 लाख और 9 लाख, इनको हम कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट। हम इस एसेट से रिकवर कितना कर सकते हैं। कैश इनफ्लोज देखा हमने तो 8 लाख, नेट सेलिंग प्राइस देखा तो 9 लाख। तो हम ये कैरिंग अमाउंट माइनस करेंगे रिकवरेबल अमाउंट जो हायर होगा, दोनों में से जो हायर होगा, दोनों में से जो हायर होगा, जो डिफरेंस हमें आएगी वो होगा इंपेयरमेंट लॉस, वो होगा इंपेयरमेंट लॉस। जैसे यहां पे है 10 लाख, इन दोनों में से हायर माइनस 9 लाख इज इक्वल टू 1 लाख इज इंपेयरमेंट लॉस, इज इंपेयरमेंट लॉस। और इस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। इसी को कहते हैं इंपेयरमेंट लॉस। इसीलिए इसका नेम है इंड AS 36 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो इंपेयरमेंट मतलब क्या होता है, लॉस। हम क्या चेक करेंगे, बुक वैल्यू कितना है, रिकवर कितना हो रहा है, बुक वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट, जो डिफरेंस है दैट इज इंपेयरमेंट लॉस। और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। सही है सर, सही है। आगे देखो, अब हमारे पास दो वैल्यूज है, एक है कैरिंग अमाउंट CA, कैरिंग अमाउंट, चलो कैरिंग अमाउंट यानी जो बुक वैल्यू है। सेकंड इज रिकवरेबल अमाउंट, जो इस एसेट से मिलेगा, कितना रिकवर होगा। लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझो बस, अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूं। तो जो इन दोनों की डिफरेंस आएगी उसको क्या कहेंगे, इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट लॉस। और इसका प्रोविजन बनाएंगे। सही है। अब रिकवरेबल अमाउंट में क्या क्या आता है, एक आता है कैश इनफ्लोज, हमें कैश कितना मिलेगा अगर हम इस एसेट को यूज करेंगे, अगर इस एसेट को यूज करेंगे उसको बोलते हैं वैल्यू इन यूज। अगर वैल्यू कितना हमें आएगा जब यूज करेंगे उसको कहते हैं वैल्यू इन यूज भी, ठीक है। तो वैल्यू इन यूज यानी कैश फ्लोज। सेकंड नेट सेलिंग प्राइस, ये पढ़ेंगे अभी हम, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। नेट सेलिंग प्राइस जो इन दोनों में से हायर होगा, हमें कितना रिकवर होगा, जो इन दोनों में से हायर होगा उसको लेंगे, उसको हम यहां माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगी वो है इंपेयरमेंट लॉस। सही है, समझ आ गया इंपेयरमेंट लॉस का। इंपेयरमेंट मतलब समझ में आ गया। इंपेयरमेंट मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू, रिड्यूस वैल्यू, रिड्यूस होना, वैल्यू डिक्रीज होना। सही है सर। ये भी तो हो सकता है, बैलेंस शीट में हमारे P&L मशीनरी प्लांट का वैल्यू है 10 लाख, ये भी तो हो सकता है रिकवरेबल अमाउंट अगर कैश इनफ्लोज 12 लाख है और नेट सेलिंग प्राइस 9 लाख है, तो आपने बोला हायर लेना है, हायर, ये तो ज्यादा है इस 10 लाख से। फिर क्या करेंगे सर, इधर इधर इधर
उसको कहते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन। अपवर्ड रिवैल्यूएशन, वैल्यू ऊपर हो गया तो हम वैल्यू ऊपर करने की बात नहीं करेंगे, हमें देखना है वैल्यू कितना रिड्यूस हो गया। अपवर्ड रिवैल्यूएशन हमें नहीं चेक करना है, हमें डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन चेक करना है। तो जब हम ये देखेंगे ये फिगर, हमें देखना है हमें टोटल कितना रिकवर होगा, चाहे मार्केट से सेल करके चाहे कैश इनफ्लोज से। तो हमें 12 हो रहा है ना रिकवर यहाँ पे, सही है। तो हमारा जो बैलेंस है, बैलेंस शीट में जो वैल्यू है एसेट का वो सही है, करेक्ट है 10 लाख। तब कुछ है ही नहीं, इंपेयरमेंट लॉस है ही नहीं। तो इसको हम कहते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन। हमें चेक अपवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन चेक करनी है। इंपेयरमेंट लॉस तभी आएगा जब ये इस कॉस्ट से कम होगे इन एनी वे। सही है सर, सही है। चले आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाएं इधर नोट्स पे। हाँ, और एक पॉइंट मैं बोलूं आपको पहले। सर ये तो ठीक है, अब तो समझ में आ गया इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है। इम्पेयरमेंट क्या होता है? वो होता है वैल्यू कम होना, वैल्यू रिड्यूस होना, लॉस होना। सर अब ये इम्पेयरमेंट हम कितने सारे एसेट है बिजनेस में, कौन कौन से एसेट का चेक करेंगे? क्या इन्वेंट्रीज का चेक करेंगे? वो भी तो एसेट है। नहीं, जो जो एसेट्स इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंड AS 40 लैंड एंड बिल्डिंग और इंड AS 38 कवर करता है इंटेंजिबल एसेट्स, ये 3 इंड AS के एसेट्स हमें चेक कर रहे हैं इस इंड AS में। इंड AS 16, इंड AS 40, इंड AS 38, जो इनमें एसेट्स आते हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कवर करता है इंड AS 36 इन 3 एसेट्स को कवर करता है। ठीक है, जो अदर एसेट्स होंगे उनको अपने अपने इंड AS कवर करेंगे। सही है, सही है। चलो मीनिंग ऑफ इंपेयरमेंट। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंड AS 36, impairment means reduction in value of an asset. It also means downward revaluation of an asset. If carrying amount, यानी बैलेंस शीट में जो अमाउंट है कैरिंग अमाउंट, ठीक है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट इज मोर देन इट इज रिकवरेबल अमाउंट। ये सपोज 10 है तो रिकवर 8 हो रहा है, तो कैरिंग अमाउंट इज मोर देन इट इज रिकवरेबल अमाउंट। देन एक्सेस ऑफ कैरिंग अमाउंट, ये जो एक्सेस है 10 - 8, ये जो 2 ये एक्सेस कर रहा है कैरी, देन एक्सेस ऑफ कैरिंग अमाउंट ओवर रिकवरेबल अमाउंट इज रिकॉर्डेड एज इंपेयरमेंट लॉस, इज रिकॉर्डेड एज इंपेयरमेंट लॉस। सही है। नोट क्या है? इफ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज मोर देन इट इज कैरिंग अमाउंट। अब अगर ये रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, ये 12 है, कैरिंग अमाउंट 10 ही है, अब अगर ये ज्यादा है तो देन इट विल बी केस ऑफ अपवर्ड रिवैल्यूएशन। फिर क्या है ये? अपवर्ड रिवैल्यूएशन, विच वी विल नॉट डिस्कस इन इंड AS 36, जो हमें इंड AS 36 में नहीं पढ़नी है। सही है सर, सही है। चलो आगे चलो। मीनिंग ऑफ कैरिंग अमाउंट। अब कैरिंग अमाउंट क्या होता है आपको पता है? कैरिंग अमाउंट मीन्स बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट, बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ एन एसेट। कब? ऑन द डेट ऑफ इंपेयरमेंट, जब इंपेयरमेंट करेंगे उस दिन बैलेंस शीट में क्या वैल्यू है। सही है। कैरिंग अमाउंट किसके बराबर होता है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट, जो एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट होगा माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑब्लिक अमोर्टाइजेशन। ये तो इजी है। ऐसे भी कॉस्ट जो हमारा एसेट होता है उसको ईयरली हम डेप्रिसिएट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन इज कैरिंग अमाउंट। सही है, सही है। चलिए
चले, मीनिंग ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट मतलब क्या है? वैल्यू इन यूज, हमें कितने कैश फ्लोज मिलेंगे। सपोज एसेट का बुक वैल्यू है 10 लाख या 10 करोड़ या 10 लाख, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ये कैश फ्लोज दे रहा है 2,50,000, 3 लाख, 3,20,000, 1,50,000 और साल्वेज वैल्यू 10,000। सही है, तो ये इसके कैश इनफ्लोज आ गए। इन कैश इनफ्लोज को क्या करेंगे हम? प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे। रेट दी होगी क्वेश्चन में, प्रेजेंट वैल्यू भी दिया होगा ऑलमोस्ट, तो प्रेजेंट वैल्यू में इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे। सही है, ये जो सॉल्वेज वैल्यू है 10,000 एट द एंड ऑफ ईयर, लास्ट में जो 10,000 है ये इंक्लूड करेंगे ये इस लास्ट के ईयर में। ये हम 150 नहीं मानेंगे, ये फिर 160 मानेंगे। ये इंक्लूड सॉल्वेज वैल्यू है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमें वैल्यू अगर यूज में करेंगे हमें कितना वैल्यू मिलेगा, तो सॉल्वेज वैल्यू भी तो एट द एंड ऑफ द ईयर है ना कुछ, हमें सारा लेना है। ठीक है, और नेट सेलिंग प्राइस, मार्केट में नेट सेलिंग प्राइस क्या है? विच एवर इज हायर, तो इसको बोलेंगे रिकवरेबल अमाउंट। सही है, सही है। मीनिंग ऑफ वैल्यू इन यूज, इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज which are expected by using the asset over its useful life including salvage value। ये salvage value भी include करेंगे लास्ट ईयर के, ईयर 4 में। सही है। नेट सेलिंग प्राइस क्या है? नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस जो है माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल द एसेट। कब? ऑन द डेट ऑफ इंपेयरमेंट। ये क्वेश्चन में दिया होगा। सही है, सही है। कंसेप्ट 2, अकाउंटिंग फॉर इंपेयरमेंट लॉस। अब हमें इस इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग करनी है, तो इसको P&L अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। चलो, इसको देखने के बगैर अपने दिमाग से बोलो एंट्री क्या हो जाएगी इंपेयरमेंट लॉस की। इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। अब करो ट्रांसफर P&L में, करो P&L में ट्रांसफर, तो एंट्री क्या हो जाएगी? P&L डेबिट टू इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, ये है इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। हो गया ये प्लस एसेट माइनस इतने अमाउंट से। फिर क्या करेंगे? P&L अकाउंट डेबिट टू इंपेयरमेंट माइनस, यहां इंपेयरमेंट प्लस यहां माइनस, खत्म, क्रेडिट मतलब। ठीक है, बीइंग इंपेयरमेंट लॉस रिटर्न ऑफ। चले जी एग्जांपल एक करते हैं। क्या करते हैं? एग्जांपल एक, ये देखो। कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE कितना है? कैरिंग अमाउंट 10 लाख। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 इयर्स। सेलिंग प्राइस कितना है? 9 लाख जो मार्केट में मिल रहा है सेलिंग प्राइस। एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल, इसको माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस है 8,50,000 ओनली। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम यूज ऑफ एसेट कितना आएंगे? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। सॉल्वेज वैल्यू एक्सपेक्टेड कितना है? 50,000। ये देखो, ये जब सॉल्वेज वैल्यू आएगा तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये इंक्लूडिंग सॉल्वेज वैल्यू है, तो ये 50,000 भी लास्ट के इसमें प्लस करेंगे। सही है। डिस्काउंट रेट क्या है? 10% पर एनम। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। हमें क्या अब चेक करना है? कैरिंग अमाउंट माइनस करेंगे रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट RA,
रिकवरेबल अमाउंट क्या हम देखेंगे, नेट सेलिंग प्राइस जो दिया है क्वेश्चन में, और वैल्यू इन यूज कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। जो दोनों में से हायर होगा उसको करेंगे कैरिंग अमाउंट से माइनस। कैरिंग अमाउंट माइनस ये हायर, जो आएगा वो है इंपेयरमेंट लॉस। सही है सर, सही है। ये देखो कैलकुलेशन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, नेट सेलिंग प्राइस है 9 लाख माइनस 50,000, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस एक आ गया। अब देखना है वैल्यू इन यूज, उनको प्रेजेंट वैल्यू में लाना है, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, वो होगा रिकवरेबल अमाउंट। ये देखो पीरियड 1 2 3 ईयर्स, हाँ 1 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, कितना हमें मेरा कैश फ्लो 2 लाख जो दिया है, इधर दिया है, ये है दिया है 2 लाख 250 की कैश फ्लोज। सही है, ये है 2 लाख 250 3 लाख 2 लाख और 250, ये इंक्लूडिंग सॉल्वेज वैल्यू है। सही है, तो इनको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे से मल्टीप्लाई किया एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये, इसका ये, इसका ये, और टोटल इनका क्या आया, ये आया वैल्यू इन यूज हमारा 9,05,450। अब नेट सेलिंग प्राइस कितना है 850 जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया, और दिस वन विच एवर इज हायर, हायर कौन सा है, यही वाला हायर है ये, तो इसको माइनस करेंगे कैरिंग अमाउंट से जो 10 लाख है, तो हमें मिलेगा इंपेयरमेंट लॉस। ये देखो कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, कैरिंग अमाउंट है 10 लाख, रिकवरेबल अमाउंट जो हायर है वो ये है, तो इंपेयरमेंट लॉस है 94,550। इसको हम करेंगे P&L में डेबिट। ये देखो जर्नल एंट्रीज, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बीइंग इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स मेड। सही है, P&L अकाउंट डेबिट टू इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, बीइंग इंपेयरमेंट लॉस रिटर्न ऑफ। क्या दिक्कत है, कौन कहता है FR टफ है, मेरा नंबर देना उनको। सही है सर, सही है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Mars Limited gives the following estimates of cash flows relating to property plant equipment on 31st March 20x4. The discount rate is 15%. सही है, सही है। कितना है अमाउंट इन लैक्स, 20x4x5 2000 लैक्स, फिर है 3000 लैक्स, 3000 लैक्स, 4000 लैक्स, 2000 लैक्स, और रेसिडियल वैल्यू कितना है 500 लैक्स। तो इसको भी इसमें ऐड करेंगे, लास्ट ईयर में हम मानेंगे 2500 है। सही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाज परचेज ऑन 1420x1 फॉर कितने के लाई थी 20,000 लैक्स। सही है, यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स, रेसिडियल वैल्यू एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ 8 ईयर कितना है 500 लैक्स जो दिया है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, फेयर वैल्यू मतलब नेट सेलिंग प्राइस कितना है 10,000 लैक्स। सही है, तो कैरिंग अमाउंट दिया है 20,000 लैक्स, कैरिंग अमाउंट है। आपका जो है नेट सेलिंग प्राइस दिया है, नेट सेलिंग प्राइस ये है 10,000 लैक्स, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है वैल्यू इन यूज कैश इनफ्लोज। रेट दी है, अमाउंट दिया है, तो क्या दिक्कत है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट कितना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल गिवन है 10,000, ये है 10,000 दिया है, और वैल्यू इन यूज फर्स्ट ईयर x4 x5 में
2000, 3000 लैक्स, 3000 लैक्स, 4000, ये 2500 इंक्लूडिंग सॉल्वेज वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15%, 0.750। ये तो निकालना आता होगा ना आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये तो इजी है, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है सर, ये तो आता है। तो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इंक्लूडिंग सॉल्वेज वैल्यू। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया हमें? 9513। तो मार्केट प्राइस क्या है? नेट सेलिंग प्राइस 10,000 लैक्स, ये मिला हमें 9515। तो विच एवर हायर क्या है? 10,000 लैक्स। सही है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। चलो, कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 20,000 लैक्स। सही है। हाँ सही है। कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 20,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर 3 इयर्स कैसे? ये 1420x1 है, ठीक है। ये 31 मार्च 20x4 है। तो हमें 3 इयर्स का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 20,000 माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 8 इयर्स यूजफुल लाइफ है, एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ 8 इयर्स। 8 इयर्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 20,000 माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय 8 इंटू 3 इयर्स का है, ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 20x4 कितना है? 12687.50। और हमारा रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 10,000। तो इम्पेयरमेंट लॉस 2687.50। अब ये इम्पेयरमेंट लॉस उससे माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट 1268, ये कैरिंग अमाउंट माइनस करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस, तो हमारा ये आ गया हमारा नया रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट जो बैलेंस शीट में शो करेंगे। सही है सर, सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 होमवर्क, इजी क्वेश्चंस है और होमवर्क के क्वेश्चंस कर लेना। सही है। चलो आते हैं कंसेप्ट नंबर 3 पे। कंसेप्ट 3, एसेट्स कवर्ड इन इंड AS 36। कौन कौन से एसेट इंड AS 36 में कवर होते हैं और कौन से एसेट्स नॉट कवर्ड इन इंड AS 36? तो हमें इंड AS 36 में कौन कौन सा पढ़ना है? कौन सा एसेट है? 40, 38 इंटेंजिबल एसेट्स और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 16। जो अदर एसेट्स है वो अलग इंड AS में पढ़ेंगे, जैसे एग्रीकल्चर 41, फाइनेंशियल एसेट्स 109, रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट 19, इन्वेंट्रीज, DT एसेट्स, NCA। तो ये तो इसमें यहाँ कवर नहीं होते हैं 36 पे, यहाँ कवर होते हैं 40, 16 एंड 38। सही है। चलो जी, आ जाते हैं कंसेप्ट नंबर 4 पे, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ये जो अब हमने लॉस रिकॉग्नाइज किया, अब इसको रिवर्स करेंगे। कितना कर सकते हैं रिवर्स, वो ध्यान देखें, इधर ध्यान रखना, इधर इधर ध्यान रखना। ओके, कॉस्ट ऑफ एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, $10 lakhs। सही है। रिकवरेबल अमाउंट at the end of
फर्स्ट ईयर कितना है 6 lakhs। रिकवरेबल अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 9 lakhs। लाइफ ऑफ एन एसेट टेन ईयर्स। सही है सर, सही है। ये देखें, लाइफ ऑफ एन एसेट है 10 ईयर्स, ओरिजिनल कॉस्ट 10 lakhs, रिकवरेबल अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 6 lakhs, रिकवरेबल अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। calculate maximum reversal of impairment loss। कितना कर सकते हैं मैक्सिमम रिवर्स? सही है सर, सही है। इधर ध्यान रखो, देखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर नॉर्मल। अगर हमारा इम्पेयरमेंट नहीं होता तो आफ्टर एंड ऑफ थर्ड ईयर हमारे एसेट का वैल्यू क्या होता? फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन। लाइफ है 10 ईयर्स, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन जो है 1 लाख है। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एसेट का वैल्यू आएगा 7 lakhs आफ्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 3 ईयर्स की? 3 ईयर्स 3 lakhs की। तो 10 लाख माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स, तो ये होगा हमारा ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट। ये होगा ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट। अब इस साइड से हम देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर रिकवरेबल अमाउंट है 6 lakhs। तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 10 lakhs ओरिजिनल कॉस्ट है। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 1 लाख, तो आ जाएगा कॉस्ट 9 lakhs कैरिंग अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट कितना है 6 lakhs। रिकवरेबल अमाउंट 6 lakhs एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। हमारा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या आएगा? $9 लाख माइनस 6 lakhs 3 lakhs, सॉरी, ये आ जाएगा हमारा इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस क्या आएगा हमारा? 9 माइनस 6 3 lakhs। यह आ गया इम्पेयरमेंट लॉस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा? रिवाइज्ड CA, वो तो 6 लाख ही है रिकवरेबल अमाउंट, तो ये रहेगा हमारा 6 lakhs एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये रहेगा कैरिंग अमाउंट हमारा। ये रहेगा हमारा कैरिंग अमाउंट। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 1 लाख, रिकवरेबल अमाउंट दिया है, ये रहेगा रिकवरेबल अमाउंट। तो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, ये आ गया हमारा इम्पेयरमेंट लॉस 3 lakhs। तो ये आ गया हमारा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 6 lakhs एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हम देखेंगे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हमारा क्या आएगा। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आ गया 6 lakhs। अब सेकंड और थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन इस पे, अब लाइफ बच गई 9 ईयर्स, तो 6 lakhs डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, सेकंड और थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन। सही है।
वो डेप्रिसिएशन आ गई हमारी 1,33,333, ये आ गई हमारी डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड एंड थर्ड ईयर। तो ये करेंगे हम 6 लाख से माइनस, तो हमारा कैरिंग अमाउंट क्या बना, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 46667, ये आ गया हमारा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कैरिंग अमाउंट। सही है। नॉर्मल कैरिंग अमाउंट हमारा क्या रहा, इधर देखें, ये है 7 लाख आफ्टर 3 इयर्स। अगर इम्पेयरमेंट नहीं होती तो नॉर्मल होता 7 लाख। अब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या है रिकवरेबल अमाउंट, ये दिया है 9 लाख, ये इधर दिया है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 9 लाख रिकवरेबल अमाउंट। देखिए एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 9 लाख। हमारा कैरिंग अमाउंट क्या है यहां पे, 4,66,667, यह आया रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 9 लाख। अब हम देखेंगे इंक्रीज इन वैल्यू कितना आया, इंक्रीज इन वैल्यू कितना आया। इंक्रीज इन वैल्यू हो जाएगा ये माइनस ये, 9 लाख माइनस 4,66,667, 9 लाख माइनस 4,66,667, तो हमारा इंक्रीज इन वैल्यू आ गया 4,33,333, यह आ गया हमारा इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू। सही है। अब इस इंक्रीज इन वैल्यू में से हम कितना रिवर्स कर सकते हैं, हम कितना रिवर्स कर सकते हैं, यह आ गया इंक्रीज इन वैल्यू है हमारा 4,66,667, रिकवरेबल अमाउंट आया 9 लाख, तो 9 लाख माइनस जो हमारा कैरिंग अमाउंट है यह आ गया हमारा इंक्रीज इन वैल्यू। अब इस इंक्रीज इन वैल्यू में से हम कितना रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हम इस फिगर को देखेंगे। अगर इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता तो हमारा कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना होता, 7 लाख। लेकिन है कितना अभी हमारा, है अभी हमारा ये कैरिंग अमाउंट, ये होता 7 लाख, लेकिन है ये 4,66,667। तो दिस माइनस करेंगे दिस, इसको करेंगे माइनस, जितना बचा उतना हम रिवर्स कर सकते हैं। तो 7 लाख माइनस 4,66,667, तो 2,33,333, इतना हम रिवर्स कर सकते हैं, ताकि हमारा ये रिवाइज्ड कैरी अमाउंट इक्वल टू 7 लाख बन जाए। तो इसमें से हम इतना रिवर्स कर सकते हैं, इतना हम रिवर्स कर सकते हैं। तो 433 माइनस ये बचा कितना हमारा 2 लाख। 2 लाख हमारा क्या है, ये एक्स्ट्रा है,
इंक्रीज इन वैल्यू आया 4,33,333, उसमें हम रिवर्स कर सकते हैं इतना ही, क्योंकि हमारा जो कैरिंग अमाउंट है वो अभी ये है, होना चाहे था 7 लाख, तो 7 लाख माइनस ये करेंगे, डिफरेंस आ जाती है 2,33,333, तो इतना ही हम रिवर्स कर सकते हैं। अब अगर इतना ही हम रिवर्स करेंगे, सही है, तो ये जो 2 लाख इसमें से बचा फिर भी एक्स्ट्रा, ये जो हमारा 2 लाख बचा, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस 2 लाख जो एक्स्ट्रा है इसका हम क्या करेंगे। देखो, अगर कॉस्ट मॉडल हम एज्यूम कर रहे हैं, कॉस्ट मतलब जो जो कॉस्ट है हम अपने बैलेंस शीट में कॉस्ट पे ही भैया दिखाएंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको करेंगे इग्नोर। नोट क्या लिखेंगे, सिंस वी हैव एज्यूम्ड कॉस्ट मॉडल देयरफॉर दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज इग्नोर्ड, बात खत्म। अब अगर हम रिवैल्यूएशन रिजर्व मेथड यूज कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल अब अगर हम एज्यूम कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल, इसमें 2 मॉडल्स एज्यूम कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल अगर एज्यूम किया तो जो एक्स्ट्रा है इग्नोर। अब अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हमने एज्यूम किया तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको कहां फेंकेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। रिवैल्यूएशन, इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा बचा हमारा इंक्रीज इन वैल्यू में से, सही है। तो समझ में आ गया हम मैक्सिमम रिवर्सल कितना कर सकते हैं। तो हमें ये चेक करना है, अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता तो हमारा कैरिंग अमाउंट क्या होता, जो ये 9 लाख आ गया, 7 लाख आ गया, लेकिन है हमारा 466,667। तो दिस माइनस दिस जो बचा है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जो बचा हमारा 2,33,333, और जो फिर भी बचा एक्स्ट्रा पोर्शन, अगर कॉस्ट मॉडल एज्यूम कर रहे हैं तो उसको इग्नोर करेंगे, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल एज्यूम कर रहे हैं तो इसको बनाएंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट, उसमें ट्रांसफर करेंगे एक्स्ट्रा पोर्शन को। सही है सर, सही है। आ जाए नोट्स पे क्या बोल रहे हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंड AS 36 क्या है, वी कैन रिवर्स द रिटर्न ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इफ रिकवरेबल अमाउंट गेट्स इंक्रीज्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। रिकवरेबल अमाउंट के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो अगले सालों में बढ़ जाता है तो हम इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, द मैक्सिमम रिवर्सल इज अलाउड अप टू ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट, अगर ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन देयर इफ इम्पेयरमेंट वाज नॉट देयर। वही हमने देखा ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट क्या होता अगर रिवैल्यूएशन इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता, तो ये होता 7 लाख, ठीक है। द एक्सेस अमाउंट, ये जो एक्स्ट्रा आया हमारा 2 लाख, द एक्सेस अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट कैन बी इग्नोर्ड इफ कॉस्ट मॉडल इज एज्यूम्ड, इसको इग्नोर करो, और कैन बी टेकन टू रिवैल्यूएशन रिजर्व इफ रिवैल्यूएशन मॉडल इज एज्यूम्ड। सही है, सही है सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो देखो एग्जांपल देखो, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है 10 लाख, सेम एग्जांपल है। एस्टिमेटेड लाइफ 10 years, salvage value nil, at the end of first year 6 lakhs, at the end of third year 9 lakhs है recoverable amount। Calculate the maximum amount of reversal of impairment loss which is allowed under Ind AS 36। कितना हम impairment loss रिवर्स कर सकते हैं, तो हम क्या देखेंगे सोल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहला फर्स्ट ईयर का रिकवरेबल अमाउंट दिया है, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 10 लाख, एक साल की डेप्रिसिएशन 1 लाख, तो आया हमारा 9 लाख। इस पे रिकवरेबल अमाउंट कितना है 6 लाख, तो जो डिफरेंस आया वो आया इम्पेयरमेंट लॉस 3 लाख। तो इसको करेंगे P&L में डेबिट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट। सेकेंड एंट्री P&L अकाउंट डेबिट
तो इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट हो गया, बीइंग लॉस रिटर्न ऑफ, बीइंग इम्पेयरमेंट लॉस बुक्ड। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट, देखो कैरिंग अमाउंट है हमारा 9 लाख, इम्पेयरमेंट लॉस है 3 लाख, तो 6 लाख हमारा आ गया रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब इस पे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन ले लो। देखो कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना आया? 6 लाख, डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड एंड थर्ड ईयर 6 लाख डिवाइड बाई 9 इंटू 2, डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड एंड थर्ड ईयर आ गया इतना। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आया इतना, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में हमारा रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 9 लाख। तो इंक्रीज इन वैल्यू कितना आया? 9 लाख माइनस दिस, तो ये आया इंक्रीज इन वैल्यू। अब हम इसमें से कितना रिवर्स कर सकते हैं? कैलकुलेशन ऑफ अलाउड रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स इफ इम्पेयरमेंट हैड नॉट टेकन प्लेस इन पास्ट 3 इयर्स। तो ओरिजिनली हमारा क्या वैल्यू होता अगर इम्पेयरमेंट नहीं हुई होती? तो आफ्टर 3 इयर्स 10 लाख पे 3 ईयर की डेप्रिसिएशन 7 लाख होता। एक्चुअल कितना है कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर? ये है एक्चुअली में, ये है, ये ओरिजिनली होता 7 लाख। तो 7 लाख माइनस दिस जो डिफरेंस आ गई वो है ये, 7 लाख माइनस करेंगे ये जो डिफरेंस आया है वो है 2,33,333। तो ये हम मैक्सिमम रिवर्स कर सकते हैं, मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड। सही है सर, सही है। जर्नल एंट्रीज कॉस्ट मॉडल, देखो प्रॉपर्टी प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, चढ़ाया इसको हमने वापस, ये इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट किया हमने, ठीक है। अब इसको P&L में क्रेडिट करेंगे। बीइंग रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस मेड एज पर अलाउड लिमिट, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट तो P&L अकाउंट हो गया क्रेडिट, आ गया P&L में क्रेडिट में वापस, बीइंग इनकम रिकॉग्नाइज्ड। वी हैव इग्नोर्ड एक्सेस इंक्रीज ऑफ 2 लाख, ये माइनस ये, बिकॉज वी हैव एज्यूम्ड कॉस्ट मॉडल फॉर अकाउंटिंग ऑफ PPE। अब अगर रिवैल्यूएशन मॉडल करते, रिवैल्यूएशन मॉडल, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट इतना हो जाता रिवर्स टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, 2 लाख हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में करते, ठीक है। ये आया इंक्रीज इन वैल्यू टोटल, तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा इतना, रिवैल्यूएशन रिजर्व में 2 लाख जाएंगे। बीइंग अपवर्ड रिवैल्यूएशन रिकॉर्डेड, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट तो P&L को करेंगे क्रेडिट इतने से ही, बीइंग इनकम रिकॉग्नाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 होमवर्क। सिंपल क्वेश्चंस है। सही है सर, सही है, बात तो सही है। चलो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।